बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादाम क्यूरी दुनिया की पहली अजीम साइंसदान खातून पर लिखी गई किताब का 10वां बाब है इंकिशाफ। और ये बाब चूँकि खालिस्तन साइंसी है, तबियात या कीमिया से ताल्लुक़ रखता है, तो जहाँ वजाहत ज़रूरी हुई मैं इंशाअल्लाह वजाहत करता चलूँगा। वर्षा से आने के बाद मारी को अब तक डॉक्टरेट के लिए काम करने का मौका न मिला था। अब वो तैयार थी। पहला सवाल मकाले के मौजू के इंतखाब का था। मारी किसी अनोखी चीज़ पर तहकीक करना चाहती थी। वो बचपन से जुस्तजू की आदी थी, मगर इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई उन्वान नहीं मिलता था। आखिर उसने जदीद साइंसदानों की रिपोर्टें पढ़ना शुरू कर दी। साथ साथ वो अपने शौहर पैरी से तबादला ख्याल करती जाती थी। दोनों मुतफ़िक़ा तौर से फ्रांसीसी साइंसदान हेनरी बेकरल की तहकीक से बहुत मुतासर थे। उसने अपना तहकीकी काम एक्स-रेज़ पर किया था। हेनरी बेकरल ने एक्सरे की दरियाफ्त का सेहरा एक जर्मन साइंसदान रोंटगन के सर है। वो एक मरतबा गैसों में से बिजली गुजारने का तजुर्बा कर रहे थे। बिजली अमूमन हर गैस में से नहीं गुजर सकती, लेकिन किसी ख़ास किस्म की गैस को किसी ख़ास किस्म के शीशे की ट्यूब में रखकर इसका दबाव कम कर दिया जाता है और इसके दोनों सिरों पर ज़्यादा वोल्टेज की बिजली लगा दी जाती है, तो ट्यूब की गैस में से बरक़ी रौ गुजरना शुरू कर देती है। गैस का दबाव कम करने का मतलब ये है कि ऐसी ट्यूब में से हवा को निकाल दिया जाता है, फिर कोई गैस भरी जाती है और दोनों सिरों पर वोल्टेज मुहैया करके उसमें से गैस में से बिजली गुजरना शुरू कर देती है। और गैस के दबाव की कमी बेशी से ट्यूब के अंदर चमकीले रंग बनते और बदलते रहते हैं। ये उसने मुशाहिदा किया। रोंटगन जिस वक्त रोशनी के सब्ज रंग का मुशाहिदा कर रहे थे, तो उन्हें एक अनोखी चीज़ नज़र आई। वो ये कि इस तारीक कमरे में रखी हुई बाज़ मादनियात की कलमें यानी छोटे छोटे टुकड़े खुद ब खुद चमक उठे, हालांकि ये ट्यूब काले कागज़ में लिपटी हुई थी। रोंटगन ने इस अमल से ये नतीजा निकाला कि इस ट्यूब से बाज़ ताकतवर शुआएं खारिज हो रही हैं जो नज़र नहीं आती, मगर ट्यूब से बाहर आकर इन क्रिस्टलों में दाखिल होकर उनसे रोशनी खारिज कर रही थी। उन्होंने इनका नाम एक्स-रेज़ या एक्स का लफ्ज़ अलजबरा में इस्तेमाल होता है और इसका मतलब अनजाना है, यानी अनजानी शुआएं। रोंटगन के इस नज़रिए से दूसरे साइंसदानों को इस पर मज़ीद तहकीक करने का शौक़ हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या इस किस्म की शुआएं दूसरे शफ़ाफ़ अजसाम से भी खारिज हो सकती हैं। चुनांचे उन्होंने मुख्तलिफ मादनियात लेकर इन पर तहकीकी काम शुरू किया। इसी शौक़ के तहत हेनरी बेकरल ने चमकने की अहलियत रखने वाले उनसर यूरेनियम साल्ट का बग़ौर मुशाहिदा किया। इस तजुर्बे से इंकिशाफ हुआ कि यूरेनियम साल्ट से बग़ैर किसी बैरूनी असर के एक ख़ास किस्म की शुआएं बराबर खारिज हो रही हैं। इनके बयान के मुताबिक अगर किसी तारीक कमरे में यूरेनियम साल्ट को एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट पर रखा जाए तो काले कागज़ में लपेट दिया जाए, तो इससे प्लेट बिल्कुल इस तरह मुतासर होती है जिस तरह रोशनी से होती है। ये अनोखी शुआएं एक्स-रेज़ की तरह इस कदर ताकतवर थीं कि बिजली के आले इलेक्ट्रोस्कोप को भी डिस्चार्ज कर सकती थीं, यानी उसमें से चार्ज निकाल सकती थीं, और इसके अतराफ़ की हवा को कंडक्टर बना देती थी। यानी एक तो चार्ज निकालना होता है, दूसरा आयन बनाना होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। साइंसी इस्तिलाह में कंडक्टर यानी मूसल वो चीज़ है जिससे बिजली गुजर सकती है। इस बिजली की इसालियत हो सकती है। आम तौर से हवा मूसल नहीं होती, लेकिन जब इसमें से एक्स-रेज़ जैसी ख़ास किस्म की शुआएं गुजरने लगती हैं, तो इसमें हवा के ज़र्रे, जिन्हें साइंसी इस्तिलाह में आयोनाइज्ड होना कहते हैं, आयन बनना यानी आयोनाइज्ड होना कहते हैं, चार्ज होने लगते हैं। आयन बनकर फिर वो गैस के जो ज़र्रे हैं वो चार्ज होना लगते हैं और फिर इनमें से बिजली गुजरना शुरू कर देती है। बरक़ी रौ के गुजरने की इस सलाहियत को ईसालियत कहा जाता है, अंग्रेज़ी में कंडक्टिविटी कहते हैं, या कंडक्टिबिलिटी भी कहते हैं। हेनरी बेकरल को यकीन था कि यूरेनियम की
खारिज शुदा शुआएँ किसी बैरूनी असर का नतीजा नहीं, क्योंकि ये साल्ट अगर महीनों तक किसी कमरे में पड़ा रहे, तारीक कमरे में पड़ा रहे, तो भी इससे शुआएँ खारिज होती रहती हैं। यानी बाहर से कोई चीज़ इनको शुआएँ खारिज करने पर मजबूर नहीं करती, ये कोई अंदर का अमल है। इस इंकिशाफ से ये नया सवाल पैदा हुआ कि यूरेनियम साल्ट में ये तवानाई कहाँ से आई जो मुस्तकिल तौर से शुआओं का इखराज करती रहती है। मारी को ये नज़रिया बहुत अनोखा और दिलचस्प मालूम हुआ। ये बिल्कुल अछूता मजमून था और इसके मुतल्लिक हेनरी बैकरेल की रिपोर्ट पहली बार 1896 में शाया हुई थी। मारी ने अपने शौहर पैरी के मशवरे से अपने मकाले का यही मौजू मुंतखब किया। उन्होंने इसका नाम यूरेनियम की ताबकारी रखा, रेडिएशंस ऑफ यूरेनियम। अब तहकीकी तजुर्बे के लिए जगह दरकार थी। पैरी ने अपने तबियात और कीमिया के स्कूल के डायरेक्टर से इसका तज़किरा किया। इन्हें भी इस मसले से दिलचस्पी हुई और उन्होंने अपने स्कूल की निचली मंजिल का एक शीशा लगा हुआ कमरा दे दिया, जो उस वक्त बतौर गोदाम इस्तेमाल होता था और जिसमें एक तरफ फालतू मशीनें पड़ी थीं। यह कमरा तय खाने की तरह बहुत सर्द और नम रहता था और हवा की नमी का असर नाजुक आलात पर पड़ता था। मारी को यह ठिकाना बहुत गनीमत महसूस हुआ और उसने यहाँ काम शुरू करने का मंसूबा बना लिया। बैकरेल के तहकीकी नतायज को आगे बढ़ाने के लिए इन शुआओं की पैमाइश ज़रूरी थी जो यूरेनियम साल्ट से खारिज होकर आयोनाइज्ड हवा से गुजर सकती थी। मारी को इल्म था कि एक्स रेज की तवानाई की पैमाइश भी आयोनाइजेशन ही के ज़रिए होती है, आइनसाजी के ज़रिए ही हो सकती है। खुशकिस्मती से मारी की इस बराए नाम लेबार्ट्री में पैरी और इसके भाई जैक के बनाए हुए कई साइंसी आले थे, जिनमें एक बहुत हसास इलेक्ट्रोमीटर था जिसमें बिजली के एक दूसरे आले पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज की मदद से बिजली की एक ख़ास मिकदार गुजारी जा सकती थी। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तबियात में है। अभी इसके आयोनाइजेशन चैम्बर न था। ये इसने पैरी की मदद से एक खुद साख्ता आले से बनाया। इस आले का नमूना अब भी फिलाडेल्फिया अमेरिका के तिब्बी कॉलेज में रखा हुआ है। तजुर्बे से मारी को कई बातों का इल्म हुआ। अव्वल तो ये कि यूरेनियम की इन शुआओं के इखराज की सही पैमाइश हो सकती है। दूसरे ये कि इखराज यूरेनियम मुनसर की एक एटमिक खसूसियत है। जो इखराज है ये यूरेनियम मुनसर के एटम की एक ख़ास खसूसियत है और इन शुआओं का इखराज यूरेनियम मुरक्कब की मिकदार की मुनासबत से होता है। जितनी मिकदार ज़्यादा होगी शुआएँ भी उतनी ज़्यादा खारिज होंगी और ये ना कीमियाई मुरक्कबात और ना बैरूनी असरात से किसी तरह मुतासर हो सकता है। अब मारी के दिल में ये जुस्तजू पैदा हुई कि क्या मादनियात के दूसरे अनासर में भी ये खसूसियत मौजूद है, यानी शुआएँ खारिज करने की। ये ख्याल आते ही उन्होंने उस वक्त की तमाम जानी बूझी मादनियात के टुकड़े जमा कर लिए। इनमें से बाज़ असली शक्ल में थे और बाज़ मुरक्कबात की सूरत में थे। उन्होंने इनका मुरवजा तरीके से मुआयना किया जो इलेक्ट्रोमीटर टेस्ट कहलाता है। तमाम टुकड़ों के तज्ज़िये के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इन सब में सिर्फ थोरियम मुरक्कबात से भी यूरेनियम जैसी शुआएँ निकलती हैं और इनकी शिद्दत भी इतनी ही है जितनी कि यूरेनियम की शुआओं की, और इनमें भी थोरियम की एटमी खसूसियत मौजूद है, यानी थोरियम में भी यही खसूसियत मौजूद है। यूरेनियम और थोरियम की इन शुआओं के इखराज की कोई इस्तिलाह वज़ा करना ज़रूरी थी। मारी ने इसका नाम अंग्रेज़ी में रेडियो एक्टिविटी, उर्दू में ताबकारी रखा, यानी ताबकारी। मारी की बनाई हुई ये इस्तिलाह आज तक जारी है। ताबकारी खारिज करने वाले अनासर यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ताबकार कहलाते हैं और जिनसे इस किस्म की शुआओं का इखराज नहीं होता वो गैर फ़ाल कहलाते हैं, अंग्रेज़ी में इनएक्टिव कहते हैं। अब मारी ने यूरेनियम और थोरियम दोनों की शुआओं के इखराज पर काम करना शुरू कर दिया। इन्हें दौरान तहकीक एक नया इंकशाफ हुआ कि यूरेनियम और थोरियम मिली हुई खाम मादनियात की ताबकारी की शिद्दत खुद यूरेनियम और थोरियम की ताबकारी से कहीं ज़्यादा है। यानी यूरेनियम और थोरियम के साथ दूसरे चीज़ें अगर मिली हुई हैं मादनियात तो फिर
ताबकारी की शिद्दत ज़्यादा है, शुआएं ज़्यादा खारिज होती। जिससे दोनों मियाँ बीवी को बहुत ताज्जुब हुआ। पहले उन्होंने समझा कि शायद पैमाइश में कोई गलती हो गई है, मगर जब बार बार तजुर्बे करने पर वही नतीजा निकला तो इसकी वजह मालूम करना लाजमी हो गई। अब मारी ने अपने मुजवज़ा मकाले का ख्याल छोड़ दिया और ये बयान पेश किया कि यूरेनियम और थोरियम की ख़ास मादनियात में कलील मिक़दार में कोई ऐसा उनसर ज़रूर मौजूद था जिसकी ताबकारी यूरेनियम और थोरियम की ताबकारी से कहीं ज़्यादा थी, और ये शय किसी जाने बूझे उनसर से ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि इन सब की जांच कर ली गई थी, लिहाजा ये कोई नई शय थी। मारी को अपने मफरूज़े की सदाकत पर इतना यकीन था कि उन्होंने प्रोफेसर लिपमैन से इस बयान को शाया करने को कहा। यह बयान 12 अप्रैल 1898 की साइंस एकेडमी की रिपोर्ट में शाया हुआ कि मारी स्कोडिस्का क्यूरी ने यूरेनियम और थोरियम की मादनियात में एक ऐसा ताकतवर जुज़ दरियाफ्त किया है जिसकी तवानाई बहुत ज़्यादा है। वो सबूत के ज़रिए अपने बयान की तस्दीक करेंगी। मारी के लिए यह मैदान बिल्कुल नया था। इन्हें ना इस शय की कीमियाई खसूसियात का इल्म था और ना इसकी मिक़दार मालूम थी। इन्हें सिर्फ़ इसकी ताबकारी की मौजूदगी का इल्म था। उन्होंने इसकी इसालियत की मदद से मंज़िल मक़सूद पर पहुँचने का मंसूबा बनाया, जो बहुत बड़ा और बहादुराना इक़दाम था। मारी अपने बयान की सदाकत का सबूत देने के लिए बेताब थीं। इधर बीवी का शौक़ देखकर पैरी को भी इस मसले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई और उन्होंने भी वक्ती तौर पर ये क्रिस्टल की रिसर्च का ख्याल बालाए ताक रख दिया और इसके साथ मिलकर काम करने का मंसूबा बनाया। तहकीक के लिए खाम यूरेनियम का इंतखाब हुआ। ये एक स्याही माइल स्लेटी रंग का मादा होता है। अंग्रेज़ी में इसे पिच ब्लेंड कहते हैं। इसकी ताबकारी यूरेनियम की ताबकारी से कई गुना ज़्यादा थी। ये मादन बोहीमा ऑस्ट्रिया की कानों से निकाला जाता था। खाम मादनियात का मुआयना अमूमन कीमियाई तरीक़ों से किया जाता है, जिससे इनके तमाम अज्जा अलग हो जाते हैं। उन्होंने भी यही तरीक़ा इख्तियार किया, मगर फिर तज्ज़िया किए हुए इन अज्जा की ताबकारी की पैमाइश की। इस तरीके से ताबकार अनासर की कीमियाई खसूसियात का पता चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे अज्जा अलग होते गए, वैसे वैसे इनमें बाज़ की ताबकारी बढ़ती हुई मालूम होती थी। आखिर में ये नतीजा निकला कि इस खाम मादन में ताबकारी का तनासब 100 के लाखवें हिस्से से भी कम है, मगर ये भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। चंद माह की लगातार मेहनत के बाद मज़ीद इंकशाफ हुआ कि यह ताबकारी पिच ब्लेंड के 2 अज्जा में खसूसियत से जमा है। चंद माह की मुसलसल मेहनत से ये इन 2 अज्जा में से एक जुज़ को अलग कर सके। ये बिस्मथ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था। इसकी इखराज शुदा ताबकारी यूरेनियम की ताबकारी से कहीं ज़्यादा थी और इसकी अपनी कीमियाई खसूसियात थीं। इस नई शय का कुछ नाम रखना ज़रूरी था। मारी का जहन फ़ौरन अपने वतन अज़ीज़ की तरफ गया, जो बज़ाहिर दुनिया के नक्शे से मिट चुका था। उसने सोचकर पोलोनियम नाम तजवीज़ किया। पैरी के दिल में पोलैंड की बहुत इज्जत थी, जिसके आगोश में इसकी लायक बीवी परवान चढ़ती थी। लिहाजा इसे ये नाम पसंद आ गया। यानी ये पोलैंड से, पोलोनियम पोलैंड से, अपने वतन से मोहब्बत की खातिर ये नाम रखा गया। जुलाई 1898 में साइंस एकेडमी की तरफ से ये खबर शाये हुई कि खाम मादन का वो ज़ख़ीरा जिसमें बेरियम और थोरियम शामिल हैं, ये हेनरी बेकरेल के बयान के मुताबिक ताबकार है। मज़ीद तहकीक से इंकशाफ हुआ कि इसमें कोई ऐसा उनसर मौजूद है जिसकी ताबकारी यूरेनियम और थोरियम की ताबकारी के अखराज से भी ज़्यादा है। इसका नाम हम में से एक के वतन के नाम पर पोलोनियम रखा गया है। यह खबर वारसा और पेरिस दोनों के गज़ट में एक साथ शाया हुई। मारी के दिल में अपने वतन की याद ताज़ा थी। ज़िंदगी के इस मोड़ पर दोनों की माशी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मारी को अब तक कोई मुलाजमत नहीं मिली थी और पैरी की तनख्वाह सिर्फ 300 रूबल माहवार थी, जो इसकी काबिलियत और इजादों के लिहाज से बहुत कलील थी। उस ज़माने में सारबून में तबियात और कीमिया के प्रोफेसर की जगह खाली हुई। पैरी
इसका हर तरह अहल था, मगर दूसरे उम्मीदवार के मुकाबले में इसकी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया गया। अगरचे प्रोफेसर लिपमैन और प्रोफेसर फ्राइडल जैसे काबिल प्रोफेसरों ने बहुत कोशिश की, हत्ता कि इसके बाद मुखालिफ भी इसकी काबिलियत के मोतरफ थे। पेरी और मारी इस नाइंसाफ़ी से बिल्कुल बददिल नहीं हुए। इनके सामने दरख्शां मुस्तकबिल था। वो बदस्तूर अपने तजर्बों में मुनहमिक रहे। अब तातीलात शुरू हो गई थीं। बच्ची के साथ साइकिलों पर सफ़र करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा उन्होंने साइकिलों को बुक करवा दिया और रेलगाड़ी से मंजिल मकसूद पर पहुंच गए, जो एक सरसब्ज़ शादाब दही इलाके में थी। ये तो मारी का खासा था कि वो जिस घर में भी रहती इसे सादगी के साथ आरामदेह ज़रूर बना लेती थी। इन तातीलात में वो पहले की तरह अपने पुराने किस्से और पुरानी यादें नहीं दोहराते थे। अब इनकी बाहमी दिलचस्पी और शौक़ का मौजू पोलोनियम था, और फ़िलहाल इसका सुनहरा मुस्तकबिल इसी उनसर में समोया हुआ मालूम होता था। इनका हर दिन एक नई खुशी लाता और हर रात एक नई आरज़ू पैदा करती। इन्हें उस वक्त दुनिया की किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। वो अपनी तहकीक में ही मगन थे।